स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारा एनसीईआरटी में पेज नंबर 102 से स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में डाउट आया था टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन के बारे में, है ना? तो सबसे पहले उसको डील करते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसको डील करते हैं। ये देखो दो सेल है ना, एक सेल, ये दूसरा सेल। इन दोनों के बीच में, इन दो सेल्स के बीच में कई बार एक ऐसा जंक्शन होता है। जंक्शन मीन्स ज्वाइनिंग, जंक्शन सिंपली मीन्स ज्वाइनिंग। दो सेल, ये एक सेल है, ये एक सेल है, दोनों सेल के बीच में जो ज्वाइनिंग है इसी को क्या बोल रहे हैं? जंक्शन। इन दो सेल के बीच के ज्वाइनिंग को क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो इन दोनों के बीच में जंक्शन अगर टाइट है तो कोई भी चीज इस सेल से इस सेल में और इस सेल से इस सेल में नहीं आ सकता है। टाइट जंक्शन हेल्प्स इन प्रिवेंट लीकेज, है ना, लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम सेल, प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ substances from a cell। किसी भी सेल का लीक मतलब इस सेल के बिना चाहे इस सेल का कोई सब्सटेंस इस सेल में ना आ पाए, बिना चाहे, तो इसको क्या बोलेंगे? लीकेज। अगर आ जाता तो लीकेज करते, नहीं आ पाया तो रुक गया लीकेज, और वो काम कौन करता है? टाइट जंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज गैप जंक्शन। एक सेकेंड, आप स्क्रीनशॉट तो लिए नहीं होंगे? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, या लिखोगे तो लिख लो, लिखा हुआ तो था ही। स्क्रीनशॉट इसमें क्या है? सही बात है, इसमें स्क्रीनशॉट क्या लोगे? सेम टू सेम। ठीक, नेक्स्ट इज गैप जंक्शन। ठीक है, टाइट जो काम किया था उसका जस्ट उल्टा काम करेगा। टाइट जंक्शन क्या किया था कि इस सेल के सब्सटेंस को इस सेल में जाने से रोक रहा था। गैप जंक्शन ऐसा उसका जस्ट उल्टा करता है। ठीक है, गैप जंक्शन क्या करता है कि हेल्प्स द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, कम्युनिकेट विथ ईच अदर, हेल्प्स द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन मतलब इस सेल का चीज इस सेल में जा पाएगा और इस सेल का चीज इस सेल में जा पाएगा, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। ये सेल एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एडहेरिंग जंक्शन। देखो एडहेरिंग जंक्शन क्या कर रहा है, एक सेल के, एक सेल में जो कुछ भी है, ये देखो इस सेल में जो कुछ भी है और इस सेल में जो कुछ भी, इस दोनों को ज्वाइन जो करता है, यहाँ पे देखो जो ज्वाइनिंग है, ये जो ज्वाइन हुआ है इसको बोलते हैं सीमेंटिंग मटेरियल। क्या बोलते हैं? सीमेंटिंग मटेरियल। तो एडहेरिंग जंक्शन जस्ट प्रोवाइड द सीमेंटिंग मटेरियल सो एज कि दो सेल आपस में एक दूसरे के ज्वाइंट हो जाएं। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, गैप जंक्शन, हाँ गैप जंक्शन में एक बात और याद रखना, लास्ट लाइन जो है गैप जंक्शन में, हेल्प्स इन रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल। ये जो है ना रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, ये इंपॉर्टेंट बात है। हेल्प्स इन रैपिड ट्रांसफर ऑफ, helps in rapid transfer of ion between cells, है ना? एडहेरिंग जो है हाँ, वो टाइट जंक्शन मतलब नहीं उसी से बनता है क्या? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ दो सेल को जोड़ना इसका काम है। दो सेल को जोड़ दिया, लेकिन इसको सील होता है ना, सीलिंग अलग चीज होता है। सीलिंग मतलब इस तरह से जोड़ना कि अब कुछ और इसमें पार ना हो, तो सील नहीं करता है, सिर्फ जोड़ता है। ठीक है,
ठीक है, चलिए अब इसको हटा रहा हूं और अब आगे बढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हटा रहे हैं फिर, इतने ही लोग हैं, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, चलो इसके बारे में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, जल्दी से लिखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट एबंडेंट टिश्यू। ठीक है, हमारे बॉडी में जो सबसे अधिक अमाउंट में मिलता है वो कौन सा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू। हमारे बॉडी में जो Connective सबसे tissue. अधिक मिलता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो ये मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का सबसे स्पेशल काम क्या है? हैज जोड़ना। स्पेशल रोल इन सपोर्टिंग ऑल अदर टिश्यूज। ठीक है, बाकी जितने भी टिश्यू होते हैं उनको सपोर्ट करता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक टिश्यू है, कोई क्या, ये कनेक्टिव टिश्यू ही है, कनेक्टिव टिश्यू। याद करो, आपको हम बताए थे एपिथेलियल टिश्यू में कि ये कवरिंग टिश्यू होता है। तो इस कनेक्टिव के ऊपर में हम जो टिश्यू होगा, ये कौन सा टिश्यू होगा? इपिथेलियल। तो इपिथेलियल अपने आप हवा में नहीं रह सकता, इसको कोई सपोर्ट कर रहा है। और कौन टिश्यू सपोर्ट कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू। तो याद रखना, हमेशा ही कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड सपोर्ट। Support. कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड सपोर्ट। ये हमेशा याद रखना। Support. ठीक है, चलो अभी अगला बात करते हैं इसके टाइप्स का। ऐसे तो बुक भी साथ में रखना, बुक का भी बहुत रोल है यहाँ पे। ठीक है ना? अच्छा, इसको लास्ट में लिखते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो भी होता है, इसको लिखते भी चलना, तुरंत मिटाएंगे। कनेक्टिव टिश्यू जो भी होता है उसके पास एक मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। और ये हर तरह का टिश्यू इसमें होता है। मतलब अगर आप सॉफ्ट से सॉफ्ट टिश्यू का बात करो, सॉफ्ट से लेकर हार्ड, हर तरह का टिश्यू होता है। सॉफ्ट में बात करेंगे तो एरियोला टिश्यू हो जाएगा। ठीक है, या एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू ही फैट स्टोर करता है हमारे बॉडी में, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर हार्ड का बात करें तो सबसे हार्ड तो बोन, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। साथ में बात करें तो कार्टिलेज, ये भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही है। तो ये सब हार्ड टिश्यू है। तो यहाँ हार्ड से हार्ड और सॉफ्ट से सॉफ्ट दोनों तरह का टिश्यू मिलता है। ठीक है, इसको याद रखना है, ये हर तरह का टिश्यू यहाँ मिलता है। चलो अभी इसको मिटा भी रहे हैं। अभी देखो, हर टिश्यू में, हर कनेक्टिव टिश्यू में कुछ ना कुछ फाइबर्स होते हैं। ठीक है, बट इधर लिखते हैं, in all connective tissue except blood को छोड़कर बाकी जितने हैं सब, in all connective tissue except blood, the cells secrete fibers, the cells secrete fibers, the cells secrete fibers of structural protein called collagen or elastin. Secrete fibers of structural protein
स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टीन। इसको इलास्टीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इलास्टिक होता है। ठीक है, इसको इलास्टिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इलास्टिक होता है, और इलास्टिक है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, और ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। याद करो, एक बार क्लास में बताए थे कि अगर आपको प्लांट का या किसी चीज को तोड़ना है तो इलास्टिक चीज को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, हार्ड चीज को तोड़ना आसान होता है। तो ये बात यहाँ भी लागू होता है, इलास्टिक चीज को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हटाएं। अच्छा, एक और बात, हम मैट्रिक्स आपको पहले क्लास में ही बताए थे, मैट्रिक्स क्या होता है। अगर ये एक टिश्यू है, इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, है ना, और इन सेल्स के बीच में जो स्पेस खाली है ये बिल्कुल खोखला नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ होता है, और जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फैजान? मैट्रिक्स बोलते मैट्रिक्स, बिल्कुल सही। हैं। मैट्रिक्स। जो होता है उसी एक को और इंटरफ्लूइड मैट्रिक्स होता है। इंटरसेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। ये हुआ मैट्रिक्स। ठीक है, और एक और होता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा नहीं, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दो टिश्यू के बीच में, बाहर में होता है, हाँ, दो टिश्यू के बीच में। सेल के बाहर में हो। हाँ तो वही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टिश्यू के बाहर तो सेल के बाहर तो हुआ ही हुआ। हाँ बोलो। टिश्यू के बाहर, सेल के अंदर, ये भी मतलब लिखना सेल के है, बाहर टिश्यू के अंदर। क्या ये? हाँ बिल्कुल लिखना है। उसी में का है। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू कहीं है। अच्छा ऐसे। ठीक है, हाँ, मैट्रिक्स वाला बात यहाँ क्यों बता थे? इसीलिए बता रहे हैं मैट्रिक्स क्यों बता। खैर, ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, इसका मैट्रिक्स जो होता है वो मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड का बनता है। मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, ठीक है, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड का होता है ये। चलिए इतना फटाफट से लिखिए तो। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप। कनेक्टिव टिश्यू को पहले हम लोग डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। आगे से हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को सीटी लिखेंगे। लूज सीटी, नेक्स्ट इज dense city, and third is specialized city, है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बड़ा बेसिक बेसिक सा डिफरेंस होता है लूज में और डेंस में। ठीक है, खैर अभी ये और भी इस पार्ट में बटा हुआ है। लूज कनेक्टिव टिश्यू इट्स सब डिवाइड इनटू टू टिश्यूज। फर्स्ट इज एरियोलर, एरियोलर टिश्यू। सेकेंड इज एडिपोज, ठीक है, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। Dense connective tissue is again divided into two types, dense regular and dense irregular। मतलब dense connective tissue regular and dense connective tissue irregular। ठीक है,
स्पेशलाइज में बहुत सारा आ जाएगा। स्पेशलाइज में आपको बोन्स पढ़ना है, कार्टिलेज पढ़ना और ब्लड पढ़ना मेनली। तो चलो लिख देता हूँ, बोन्स, कार्टिलेज एंड ब्लड। ठीक है, यही आपको पढ़ना है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एरियोलर टिश्यू से। किससे? एरियोलर टिश्यू। उसके बाद एडिपोज देखेंगे एंड देन कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर इरेगुलर। देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है एरियोलर। एरियोलर के बाद एडिपोज आता है, फिर तुमको बोन्स कार्टिलेज से पूछेगा। ब्लड तो एक अलग चैप्टर है, वहीं पर डिटेल पढ़ोगे। इन दोनों से ज्यादा नहीं पूछता है। सबसे बेकार टॉपिक इसका कनेक्टिव टिश्यू का यही है। ठीक है, फटाफट जितना नोट करो जल्दी से। अच्छा टॉपिक है सर वो। कौन सा? ये हाँ से पूछता ही नहीं तो फिर हमारे किस काम का। चलो अच्छा जल्दी है, से लिखो। टेंशन नहीं। नहीं ऐसा नहीं, टेंशन तो लेना ही होगा। खैर अब ऐसा नहीं कि इतना ही डिवीजन है, इसके अलावा भी बहुत सारा सब डिवीजन है। जैसे डेंस रेगुलर जो है ना, ये वाला अगर इन दोनों में बात करो तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेंस रेगुलर देखो बता ही लेते हैं जब बता रहे हैं तो। डेंस सर रेगुलर पहले लूज और डेंस और स्पेशलाइज्ड, इसमें कोई मेन डिफरेंस, मेजर डिफरेंस? बताते चलेंगे, रुक जाओ अभी डेफिनेशन जब आएंगे उसमें डिटेल में तब बताएंगे। खैर डेंस कनेक्टिव टिश्यू ना फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज टेंडन एंड सेकंड इज लिगामेंट। ठीक है, कौन किसको ज्वाइन करता है सिर्फ यही याद रखना, टेंडन लिगामेंट में डेंस के लिए, और डेंस टेंडर इज रेगुलर के लिए। रिलेटेड मसल को। नहीं मसल तो अगला हो जाएगा, वो अगला टिश्यू ही होगा, हमारा मस्कुलर टिश्यू हो जाएगा। स्केलेटन मसल को, बोन के। बोन में टेंडन स्केलेटन मसल नहीं नहीं नहीं। अच्छा पहले लिखो ना फिर बात कर। जगह कहाँ है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले इसमें देखो, पहला हेडिंग मतलब एक सब हेडिंग बनाओ, एरियोलर टिश्यू। अच्छा लूज के लिए ऐसे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इसमें जो मैट्रिक्स होता है, सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। लिख ही देता हूँ, एक लाइन के लिए क्यों छोड़ूं, पहले लूज के लिए एक लाइन लिख ही दो। सेल्स एंड फाइबर्स, और उसका मतलब? बता देते हैं, सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। अभी ठीक है या कोई दिक्कत है फैजान? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। अब बताओ दिक्कत है? सेल और फाइबर। सेल और नहीं फाइबर जो भी टिश्यू में है वो सब एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में होता है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स का मतलब तुम समझते ही होगे क्यों। पार्शियली सॉलिड और फ्लूइड। हम्म, हाँ या ना? ना ही सॉलिड हो, ना ही मतलब उतना जेली लिक्विड लाइक, जेली फ्लूइड हो। लाइक, जेली लाइक, देखो लिख देता हूँ, हाँ। जेली लाइक। हाँ भी ठीक है। हम्म, खैर चलो, अब इसमें पहला लिखो एरियोला टिश्यू। एरियोला टिश्यू, एरियोला टिश्यू के बारे में देखो, इट कंटेन्स, लिखो मेनली कंटेन्स, मेनली कंटेन्स 3 सेल। पहला मास्ट सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज मैक्रोफेज फाइब्रोब्लास्ट। एंड थर्ड इज फाइब्रोब्लास्ट।
फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या है? मॉटोफिल सिक्रीट जो प्रोड्यूस करे, फाइबर। फाइबर को प्रोड्यूस करे और मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पेज नंबर 103 में डायग्राम देखो, सबसे पहला डायग्राम है इसी का। जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जल्दी देखो। 7.4a। हाँ 7.4a, सारा स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो। मिला? कोलेजन फाइबर। या पेज नंबर 103 ना। हाँ 103 हाँ ऊपर वाला डायग्राम। ऊपर वाला है डायग्राम, बिल्कुल। ग्रीन वाला फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर। खैर अब मास्ट सेल, पहले मैक्रोफेज का काम देखो। मैक्रोफेज एक तरह से फैगोसाइटिक सेल होता है। कैसा सेल होता है? फैगोसाइटिक सेल। इस फैगोसाइटिक सेल का मतलब क्या होता है? फैगोसाइटिक सेल मतलब इट engulfs कहीं देते हैं, it engulfs other cells। ठीक है, ये दूसरे सेल को क्या करता है? इनगल्फ कर देता है, और इनगल्फ करने की वजह से ही इस सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फैगोसाइटिक सेल। अब आप मास्ट सेल में, मास्ट सेल तीन केमिकल सिक्रीट करता है, हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। बस लिख देते हैं, हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ये तीनों को क्या करता है? ये सिक्रीट करता है। क्या करता है? सिक्रीट। इन तीनों को सिक्रीट करता है। खैर, हेपेरिन का काम क्या है? इसका काम देखो, काम बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेरिन इज एंटीकोएगुलेंट, मतलब हमारे बॉडी में खून को जमने नहीं देता है। हमारे बॉडी में खून को जमने नहीं देता, जमनाइज कोएगुलेशन। एंटीकोएगुलेंट मतलब खून को जमने नहीं देगा। हिस्टामिन इज वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर मतलब ये ब्लड वेसल को एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड करके बीपी को कम करता है। देखो, मान लो ऐसा पाइप था, ठीक है, इसके थ्रू पानी जा रहा था, इस पाइप के थ्रू पानी जा रहा था। अब आप खुद सोचो कि जब आप इस माउथ को दबाते हो, इस मुंह को दबाकर हाथ से बंद करोगे तो यहाँ से पानी का प्रेशर तेज होगा, और अगर इसको और फैलाओगे और बड़ा कर दोगे, स्ट्रेच कर दोगे, तो पानी का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर तुम इसको बड़ा कर रहे हो, फैला रहे हो, तो पानी का प्रेशर कम हो रहा है। तो देखो, वैसोडाइलेटर है, ब्लड वेसल को एक्सपैंड करके बीपी को क्या कर देता है? डाउन। ठीक है। और सेरोटोनिन इज वैसोकंस्ट्रिक्टर। वैसोकंस्ट्रिक्टर मतलब वापस से जो यहाँ पे ब्लड वेसल एक्सपैंड किया था, इसको वापस से कंस्ट्रिक्ट करके बीपी को फिर से क्या कर देता है? बढ़ा देता है, बढ़ाकर नॉर्मल पे ले आता है। देखो, ये कम किया था, ये बढ़ा दिया। ऐसा जब भी एक साथ दो काम हो, टू ऑपोजिट वर्क्स, जहां कहीं भी होगा, इसको बोलते हैं एंटागोनास्टिक। क्या बोलते हैं? एंटागोनास्टिक वर्क होना। तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन एक दूसरे के एंटागोनास्टिकली वर्क करता है। तुम्हारे पास 1.25 सेकंड है, 1 सेकंड 25 मिनट, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। हो गया? समझ नहीं है। क्या हो समझ में गया। नहीं? क्या हेपेरिन समझ नहीं? हेपेरिन हमारे बॉडी में ब्लड कहीं जमता है? हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट करता नहीं करता? नहीं करता है। खून नहीं जमता, हमेशा बहते रहता है। और ये नहीं जमता है, इसका रीजन है ये एंटीकोएगुलेंट हमारे ब्लड में मिक्स होता रहता है, जिसका नाम है कभी कभी हेपेरिन। जमता है सर, वो कटने के टूट बाद, टूट कटने से लगता है तो पहले जम जमेगा तो जाता एबनॉर्मेलिटी है। खैर, टाइम खत्म हो रहा है, वापस से ज्वाइन कीजिए, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हिस्टामिन और हम्म, सेरोटोनिन। ठीक है, चलो।
अब अगला पॉइंट लिखो एरियोलर में, एरियोलर टिश्यू में अगला पॉइंट, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, बताए भी थे पहले भी, प्रोवाइड सपोर्ट फ्रेमवर्क, प्रोवाइड सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, प्रोवाइड सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू के लिए सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अभी हम लोग तीनों के बारे में पढ़े लिए, मैक्रोफेज, मास्ट सेल और फाइब्रोब्लास्ट। अब एक बार डायग्राम देख लो, डायग्राम देख रहे हो पेज नंबर 103 पे। इस डायग्राम में देखो, जो भी तुमको जहां कहीं भी दिख रहा है तुमको वो जगह अप्रोक्सीमेटली याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम होगा और लेबलिंग पूछेगा। पिछले 2-3 साल से लेबलिंग वाला क्वेश्चन आया नहीं डायग्राम वाला नीट में, बट अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि बहुत टाइम गैप हो गया, अब एकदम पूछेगा, ठीक है, तो तैयार रहना। चारों साइड में 4 लेबलिंग है, मास्ट, कोलेजन फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड मैक्रोफेज। 103 पेज नंबर 7.4 में ई एरियोलर टिश्यू का डायग्राम। वापस रिपीट करें, मास्ट सेल, कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेज, इन सभी का एक अप्रोक्सीमेट पोजीशन आपको याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू, नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में खास बात देखो, इसका ज्यादा काम नहीं है, इसमें सबसे पहले याद रखना, लोकेटेड मेनली beneath the skin, located mainly beneath the skin. Next point, specialized to store fat, किस काम के लिए स्पेशलाइज होता है? फैट स्टोरेज के लिए, फैट को स्टोर करता है ये, इसका मेन काम यही है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू का मेन काम क्या है? फैट स्टोर करना। अब ये इसमें इसका टाइप भी होता है, ब्राउन फैट, रेड फैट है ना, सॉरी व्हाइट फैट और ब्राउन फैट, 2 तरह का फैट होता है। तो उसके कलर के हिसाब से, टिश्यू के कलर के हिसाब से उसका नाम होता है, उसका अलग मैकेनिज्म है नाम देने का, एक अलग रीजन है, वो अब आपको नहीं पढ़ना, लास्ट ईयर तक था पढ़ना बट अब नहीं, अब नीट में एक्स्ट्रा पूछना ही रहा है और ये एक्स्ट्रा में आता था, ठीक है। खैर याद रखना यहाँ से एक बात कि जो भी एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर बॉडी which are not in use, which are not in use get converted into fat, इसमें कन्वर्ट हो जाता है ये तुरंत फैट में, and are stored in this tissue, ठीक है। जो कुछ भी एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी का जो कि तुरंत यूज में नहीं आता, which are not in use get converted into fat and are stored in this tissue, this मतलब adipose tissue, ठीक है। चलिए इतना लिखो फटाफट से, सुनो, चलो dense connective tissue। अभी हम लोग लूज देख लिए, लूज वाले में क्या खास बात पढ़े थे कि सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड,
तो यहाँ पे जस्ट उल्टा होना है, नाम ही है डेंस, तो क्या बोलेंगे? फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, है ना, वाला पॉइंट। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। खास बात देखो, फाइबर तो आप जानते हो, बट फाइब्रोब्लास्ट का मतलब क्या? देखो, जिस भी नाम के आगे इस वर्ड लग जाए ब्लास्ट, जिस भी नाम के आगे ये खतरनाक सा वर्ड लग जाए ब्लास्ट, ब्लास्ट जिस भी नाम के आगे लगेगा मतलब कि वो उस चीज को बनाता है। अगर फाइबर के बाद ब्लास्ट लगा है मतलब कि ये फाइब्रोब्लास्ट फाइबर को बनाएगा, ठीक है। इसी तरह कार्टिलेज को बनाने वाला कॉन्ट्रोब्लास्ट, सेल को बनाने वाला, सॉरी बोन को बनाने वाला, बोन सेल को बनाने वाला ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियो टर्म इज यूज्ड फॉर बोन, कॉन्ड्रो टर्म इज यूज्ड फॉर कार्टिलेज, है ना। तो उसी तरह सेम टू सेम चलता है। खैर, अगला पॉइंट, इसको वापस से हम लोग दो टाइप में बांटे हैं, याद आ रहा है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग दो टाइप में बांटे थे, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। तो हम लोग अभी डेंस रेगुलर का बात करते हैं, ठीक है। डेंस रेगुलर का बात करते हैं। डेंस रेगुलर में हम लोग वापस से दो टाइप पढ़े थे, क्या क्या? बोलो। टेंडन एंड लिगामेंट। वेरी हाँ लिगामेंट। टेंडन एंड लिगामेंट। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के लिए हम लोग फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली अरेंज तो बोल दी, ठीक है। लेकिन अगर हम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बात करें, डेंस कनेक्टिव टिश्यू था ये, अभी हम लोग डेंस के साथ रेगुलर वर्ड भी जोड़े हैं। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये कि फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली अरेंज तो होगा बट इन अ रेगुलर फैशन, इन अ रेगुलर फैशन, मतलब एकदम लाइन से। आप पेज नंबर 103 का कोलेजन फाइबर वाला डायग्राम देखिए, ए वाला, सॉरी कोलेजन फाइबर नहीं, ए वाला डायग्राम देखना नीचे में, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का ए वाला डायग्राम देख रहे हो? उसमें सब कुछ एक रेगुलर वे में है, एक के बाद एक के बाद एक। और 103 में जो बी हाँ वाला भैया। डायग्राम है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, नीचे साइड में होगा। जो बी वाला डायग्राम है उसमें कुछ भी रेगुलर नहीं है, देख रहे हो? कुछ भी रेगुलर नहीं है, सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ है, इसलिए उसको इरेगुलर बोले। तो खैर देखो, डेंस रेगुलर में सब कुछ रेगुलर फैशन में होगा। इसका दो टाइप है, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन मसल टू बोन को कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स स्केलेटल, स्केलेटल मसल मतलब वैसा मसल जो बोन से डायरेक्टली जुड़ा हो, कनेक्ट स्केलेटल मसल टू बोन, है ना। स्केलेटल मसल का एक और डेफिनेशन होता है, वैसा मसल जो कि वॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में। खैर, अब लिगामेंट का देखो, लिगामेंट इज कनेक्ट्स बोन टू बोन, है ना। बोन टू बोन कनेक्शन का काम कौन करता है? लिगामेंट। ठीक है, बोन टू बोन कनेक्शन का काम करता है लिगामेंट। खैर, एक सेकेंड रुक जाओ, स्क्रीन होगा। हाँ, और ये जो लिगामेंट है ना, स्प्रेन का नाम सुने हो? स्प्रेन, कभी कभी हाथ खिंचा जाता है या पैर खिंचा जाता है ना, तो स्प्रेन हो जाता है। दिस स्प्रेन इज एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट का अगर एक्सेसिव पुलिंग हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्प्रेन, ठीक है। स्प्रेन इज एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट, याद रखिएगा। तो ये रहा आपका टेंडन और लिगामेंट। देखो, लिगामेंट को याद रखने का एक तरीका है, BBL, बोन टू बोन कनेक्शन करने वाला इज लिगामेंट। बोन टू बोन कनेक्शन, बोन टू बोन कनेक्शन इज लिगामेंट। अच्छा, IPL का नाम सुने हो? ऑडियो ऑन करना जरा जल्दी। क्या भैया? IPL का पूरा नाम? हाँ भैया। IPL का पूरा नाम बताओ। इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग। इंडिया में होता है। BBL का नाम सुने हो कि नहीं?
BPL, बिग BBL, बैश, वेरी गुड, बिग बैश लीग। Big Bash League, जैसे इंडिया में IPL होता है ना, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में BBL होता है, बिग बैश लीग। BBL ठीक है, क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूज करेगा। क्या था? खैर चलो अब ठीक है। लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है और टेंडन मसल टू बोन कनेक्ट करता है, लेकिन ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए BBL हमेशा याद रखना। ठीक है, BBL याद रखोगे तो बोन टू बोन इज लिगामेंट, ये याद रहेगा। ठीक है, चलो जल्दी से इतना लिखो तो। आईपीएल किस लिए बताया सर? IPL BBL को याद कराने के लिए बताया, आईपीएल किस लिए बताया? BBL को याद कराने। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये लिखो, ये जो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। जो फाइव कनेक्टिव टिश्यूज हैज फाइब्रोब्लास्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कनेक्टिव टिश्यूज हैव फाइब्रोब्लास्ट, connective tissues have fibroblasts and many fibers oriented differently. Oriented differently, अभी हम जैसा डायग्राम में आपको वापस बोलो। कोलेजन फाइबर जो एकदम मतलब एकदम अरेंज है यहाँ पे, जी नहीं, इरेगुलर में रेगुलर में और कनेक्टिव, इरेगुलर में इरेगुलर में कोलेजन फाइबर्स अरेंज नहीं है, किसी भी एंगल पे, किसी इधर भी है, एक इधर तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, किधर भी हो सकता है, जबकि पैरेलली है, पैरेलली हाँ रेगुलर में पैरेलली पैरेलली है, है। एकदम एक लाइन से। अब समझ रहे हो? और इसमें हाँ, ठीक है, चलो ये भी तो एक मेन डिफरेंस है ना। हाँ बिल्कुल मेन डिफरेंस ही है। और अब इसका एग्जांपल याद रखिएगा, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू वाला जो टिश्यू है, दिस इज प्रेजेंट इन स्किन, ये स्किन में मिलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया हो गया। हटाएं, हटा रहे हैं। हाँ हटा दिए। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अरे अभी क्या हो गया? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कार्टिलेज, है ना। इसका डायग्राम देखो पेज 104 में, कार्टिलेज का और बोन का, जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन, दोनों का डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में पेज 104 में। पहला वाला डायग्राम इज ऑफ कार्टिलेज एंड द सेकंड डायग्राम इज ऑफ बोन। देख पा रहे हो क्या? हाँ भैया वापस बोलो, लगभग आवाज सेम है। नहीं, दोनों सेम कैसे है? देखो तो, ए वाला देखो तो और बी वाला एक तरह से तो वो सेम दिख रहा है, बहुत डिफरेंस है भैया लगभग। गोल गोल राउंड राउंड वो भी बना हुआ है, बस डॉटेड में है। हाँ तो ये डॉटेड मतलब कि इरेगुलरली है, लगातार नहीं है नहीं है नहीं है, और कंप्लीट मतलब कि एकदम है। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। चलो लिखो फटाफट से कार्टिलेज में। पहला कार्टिलेज,
कार्टिलेज में लिखिए, इंटरसेलुलर मटेरियल इज सॉलिड एंड फ्लीएबल। Intercellular material is solid and pliable, ठीक है, and resist compression। प्लीएबल मतलब बता दें, सॉलिड होता है और प्लीएबल का मतलब क्या कि बहुत ही ज्यादा हार्ड, ठीक है। सॉलिड मतलब कि खोखला नहीं होगा, ठीक है, सॉलिड मतलब कि खोखला नहीं होगा, और प्लीएबल का मतलब बहुत ज्यादा हार्ड, और रेसिस्ट कंप्रेशन ये तो उसके मतलब से निकलता है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अगर कोई चीज सॉलिड होगा और बहुत ज्यादा हार्ड होगा तो क्या वो कंप्रेस हो पाएगा? कंप्रेस मतलब दबेगा। हाँ कॉम्प्रेस समझ में आ गया। नहीं रेसिस्ट कंप्रेशन है, नहीं होगा, ठीक है ना, रेसिस्ट कंप्रेशन। तो सॉलिड होगा, एक सेकंड, हार्ड कार्टिलेज थोड़ा ना होता, नहीं प्लीएबल हार्ड नहीं, प्लीएबल इज एक्चुअली फ्लेक्सिबल, उल्टा ही बोल दिया, प्लीएबल इज एक्चुअली फ्लेक्सिबल। हार्ड तो बोन होता है, तो हम बोन वाला बता देंगे। सॉलिड होगा और फ्लेक्सिबल होगा एंड रेसिस्ट कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब क्या कि कई बार कोई जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऐसा होता है ना, आप इसको इधर या इधर खींचोगे तो शायद खींचा भी जाए, इधर दबाओगे तो दब भी जाए, लेकिन अगर आप इसको इधर से ऐसे दबाओगे तो क्या दबेगा? बहुत हार्ड होता नहीं है ना। तो कंप्रेशन को रेसिस्ट ये भी करता है, लेकिन फ्लेक्सिबल है ना, लेकिन फ्लेक्सिबल है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज, एक पॉइंट हो गया, अगला पॉइंट लिखो, सेल्स ऑफ कार्टिलेज, सेल्स आर कॉल्ड, बता भी चुके हैं, सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, बताए थे ना, कॉन्ड्रो टर्म इज यूज्ड फॉर कार्टिलेज, कॉन्ड्रोसाइट्स, है ना, सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोस टर्म इज यूज्ड फॉर कार्टिलेज, वापस से बता रहा हूं, हो गया। कॉन्ड्रोसाइट्स को बनाने वाला सेल का नाम क्या है? कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये भी बताया हुआ है, कॉन्ड्रोसाइट्स आर फॉर्म्ड बाय कॉन्ड्रोब्लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट, they are enclosed in small cavities, enclosed in small cavities secreted by them। ये जो आप ऐसा ऐसा कैविटी देख रहे हो इस तरह का, जिसमें बीच में ये सेल है, नहीं देख रहे हो ना आप, बीच में सेल है और इस सेल के चारों तरफ ये कैविटी आपको ऐसा दिख रहा है, तो ये जो एक्चुअली में कैविटी है, ये जो कैविटी है, ये कैविटी इज सिक्रीटेड बाय देम मतलब कॉन्ड्रोसाइट्स। इस कैविटी को सिक्रीट यही सब सेल करता है, यही सेल का जो सिक्रीशन है ना वो इस कैविटी को बनाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज in embryos, most of the cartilage in embryos, most of the cartilage in embryos are replaced by bones in adults। एडल्ट में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बोन में। मोस्ट ऑफ द एम्ब्रायो जो कि मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन एम्ब्रायोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज, जो भी कार्टिलेज बच्चे में मिलता है वो बड़े होने पे किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडल्ट होने में किस में कन्वर्ट हो जाता है? बोन पे।
नोटिस करते हो कि छोटा बच्चा इन्फेंट को कभी एडल्ट में कार्टिलेज नहीं होता है सर। होता है लेकिन बहुत कम, एडल्ट में कार्टिलेज बहुत कम। बच्चे में बहुत ज्यादा होता है। सुने होंगे कि छोटे बच्चे को जब गोद में उठाते हैं तो उसका पीठ पे तो हाथ लगाते ही हैं, साथ में एक हाथ आप उसके सिर को भी सर पे। सपोर्ट करते हैं। ऐसा ही इसलिए क्योंकि उस वक्त उसका जो नेक का बोन्स होता है ना, वहां पे कार्टिलेज होता है, बोन बना ही नहीं होता। जब वो बड़ा होता है तब वो कार्टिलेज धीरे धीरे बोन में कन्वर्ट होता है। और चलो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद आ गया, कन्वर्जन। लेकिन भैया बोलो। छोटा बच्चा में से तो 300 बोन होता है और बड़ा होने के बाद 206 हो जाता है। बोन और होने आप कह रहे हैं कि जब बोन होने का मतलब कार्टिलेज जो होता भी है। बोन है, नहीं, बोन होने का मतलब जो भी बोन है वो बोन आपस में, जैसे हाँ, तुम्हारा अभी वर्टिब्रल जुड़ा कॉलम, नहीं है। वो जुड़ा ही नहीं है, बिल्कुल जुड़ा ही नहीं होता, अलग अलग होता है। तो बोन तो अधिक हो गया ना, बट है कम। बड़ा होने पे जुड़ जाएगा, जुड़ जाने पे उसका नंबर घट जाता है। जो बच्चे में 3 आप काउंट कर रहे हो, बड़ा होने पे वो 1 बन जाएगा, तो नंबर तो घट गया ना। बट एक्चुअली उसमें कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज भी जो होता है वो भी बोन तो में उसका भी होता है, तो बिल्कुल। नंबर होता, तो वो तो होता ही है। लेकिन सर जो जैसे 300 भी बोला कि 300 बोन होता है, लेकिन कार्टिलेज भी तो होता है, तो वो भी कन्वर्ट होकर मतलब कि अगर उससे जोड़ेंगे तो ज्यादा ही मान लो होगा। 2 बोन मिलकर 1 बन गया, तो 3 का सीधा 1.5 तो ऐसा ही हो गया, समझ रहे हो। और फिर बाकी कार्टिलेज कन्वर्ट हुआ, तब तो 206 हुआ। वही तो हम भी बोल रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल कार्टिलेज भी होता है, हड्डी मत, 206 होना। मतलब 100 बोन मिल के बच्चा का ये 100 मतलब बच्चा का 300 बोन मिल के 100 ही बोन बनाता है, और कार्टिलेज से बना 100, 150, जो भी बोलो, ऐसा कोई नंबर लगभग। नहीं, वैसा हाँ कोई वही। नंबर नहीं है, वैसा कोई नंबर नहीं जो हम बताएं तुमको, बट एक्चुअली में ही। ठीक है, नंबर होता, डाटा होता तो बताते भी। खैर चलो, नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ कार्टिलेज इनटू बोन इज कॉल्ड ossification। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कार्टिलेज इनटू बोन इज कॉल्ड ossification। इसको याद रखिएगा, कन्वर्जन ऑफ कार्टिलेज इनटू बोन इज कॉल्ड ossification। ठीक है, चलिए कार्टिलेज कहाँ कहाँ होता है ये इंपॉर्टेंट है, इतना लिख लिए हो तो हम थोड़ा एग्जांपल के लिए ऊपर में मिटाएं, यहाँ मिटा दें। एग्जाम्पल्स, ठीक है। टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर, देखो टिप ऑफ नोज, याद रखना यहाँ पे टिप ऑफ नोज, अगर ये नोज है, मान लो ये 2 लाइन ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा, अगर ये देखो ये पूरा फेस है, ठीक है, इस फेस पे ये नोज है, यहाँ पे 2 हम बाउंड्री दिखा लें, ये देखो यहाँ पे एक टिप होता है नोज का, ये नोज का टिप एक अलग कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। और ये जो बीच में दोनों नोस्ट्रिल को ज्वाइन करता हुआ, देखो ये 2 नोस्ट्रिल को ज्वाइन करता हुआ जो यहाँ पे होता है, ये एक अलग कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, दोनों सेम कार्टिलेज का नहीं होता। खैर, टिप ऑफ नोज में होता है कार्टिलेज, आउटर ईयर में होता है, कान में यहाँ पे नीचे में कार्टिलेज ही होता है, कार्टिल सॉरी, आउटर ईयर लिखना था, आउटर एडल्ट में ईयर, सर। हाँ बिल्कुल एडल्ट में। आउटर ईयर ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, अगला लिखो, ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, है ना। और एक और लिख लो, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स, ठीक है। चलिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, इतने पे ही क्लास रोक देते हैं, ठीक है। अगली बार